बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 20 अल्टरनेटिंग करंट के शॉर्ट क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। इसमें फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन म्यूचुअल इंडक्शन एंड सेल्फ इंडक्शन। तो स्टूडेंट्स, म्यूचुअल इंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक कॉइल में करंट के चेंज होने की वजह से दूसरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है। इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है ई ऑफ एस इक्वल टू माइनस एम डेल आई पी डिवाइड बाई डेल टी, जहां पे एम म्यूचुअल इंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। जबकि ऐसा प्रोसेस जिसमें एक कॉइल में करंट के चेंज होने की वजह से सेम कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड हो, तो ऐसे प्रोसेस को सेल्फ इंडक्शन कहा जाता है। इस फार्मूला में एल जो है वो सेल्फ इंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करता है और इनकी यूनिट जो है वो हेनरी होती है। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है डज द एसआई यूनिट यूज्ड फॉर म्यूचुअल इंडक्शन एंड सेल्फ इंडक्शन आर सेम, एक्सप्लेन ब्रीफली। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि बताएं सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन की एसआई यूनिट सेम होती हैं या डिफरेंट होती हैं। तो इसका आंसर है यस, द एसआई यूनिट फॉर म्यूचुअल इंडक्शन एंड सेल्फ इंडक्शन इज द सेम। सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन की एसआई यूनिट सेम होती है। सिंस बोथ म्यूचुअल इंडक्शन M and self-inductance L describe the ability to induce EMF due to changing current. They share the same SI unit Henry. सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों की यूनिट सेम होती है जो कि हेनरी होती है और व्हेन हेनरी वोल्ट पर एम्पियर इनटू सेकंड के इक्वल होता है। नेक्स्ट थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है ड्रा द सर्किट फॉर अ हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। हमने हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर के लिए सर्किट डायग्राम ड्रा करनी है। तो यहाँ पे सर्किट डायग्राम बनी हुई आप देख सकते हैं। ये हाफ वेव रेक्टिफायर का केस है जबकि ये फुल वेव रेक्टिफायर का केस है। आप एक चीज नोटिस करें, हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में सिंगल डायोड यूज होता है। इस केस में डायोड का पर्पस ये है कि ये वन डायरेक्शन में करंट को फ्लो होने देता है। नेक्स्ट फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन है What is the use of a single diode for the half wave rectification of an alternating current? हाफ वेव रेक्टिफिकेशन केस में सिंगल डायोड जो यूज होता है इसके यूजेज का पर्पस बताना है। अ डायोड अलाउज करंट टू फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली। डायोड क्या करता है, ये करंट को सिर्फ वन डायरेक्शन में अलाउ करता है कि वो फ्लो कर सके। इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह है, इन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन द डायोड कंडक्ट्स ड्यूरिंग वन हाफ ऑफ द एसी साइकिल, पॉजिटिव साइकिल या नेगेटिव साइकिल, एंड ब्लॉक द करंट ड्यूरिंग द अदर हाफ। अगर पॉजिटिव हाफ में करंट कंडक्ट हो गया तो डायोड नेगेटिव हाफ में करंट को ब्लॉक कर देगा एंड वाइस वर्सा। दिस रिजल्ट्स इन अ पल्सुएटिंग डीसी आउटपुट। एज अ रिजल्ट आउटपुट पे हमें पल्सुएटिंग डीसी जो है वो मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है डिस्टिंग्विश ग्राफिकली बिटवीन हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफिकेशन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्राफिकली हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफिकेशन में डिस्टिंग्विश किया गया है। तो जस्ट आपने ये डायग्राम जो है वो ड्रा कर देनी है इस शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है इज द फ्रीक्वेंसी कंटेंट ऑफ द आउटपुट ऑफ अ हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर द सेम, एक्सप्लेन ब्रीफली। इस क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि बताएं हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी आती है और जो फुल वेव रेक्टिफायर के केस में आउटपुट फ्रीक्वेंसी आती है, आया कि ये दोनों फ्रीक्वेंसी सेम होती हैं या इनमें कोई डिफरेंस होता है। इसका आंसर है नो, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फुल वेव रेक्टिफायर आउटपुट इज ट्वाइस दैट ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर के केस में जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है वो हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है उसके डबल होती है, 2 टाइम्स होती है। इसकी एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर्स आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज सेम एज द इनपुट फ्रीक्वेंसी, जबकि फुल वेव रेक्टिफायर्स आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज ट्वाइस द इनपुट फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है इन हाफ वेव रेक्टिफायर द नेगेटिव साइड ऑफ द सिग्नल इज ब्लॉक्ड आफ्टर द रेक्टिफिकेशन। एक स्टेटमेंट उसने दी है कि हाफ वेव रेक्टिफायर में सिग्नल का जो नेगेटिव साइड होती है वो रेक्टिफिकेशन के बाद ब्लॉक हो जाती है। तो ये बताना है कि वाकई क्या ऐसा ही होता है। तो आंसर है यस, द नेगेटिव साइड ऑफ द सिग्नल इज ब्लॉक्ड इन हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में सिग्नल की जो नेगेटिव साइड है वो ब्लॉक हो जाती है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, द डायोड कंडक्ट्स ओनली ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड ब्लॉक्स द नेगेटिव हाफ साइकिल। चूंकि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में सिंगल डायोड यूज होता है और डायोड क्या करता है वो पॉजिटिव हाफ साइकिल में करंट को कंडक्ट करता है जबकि नेगेटिव हाफ साइकिल को ब्लॉक कर देता है, रिजल्टिंग इन अ आउटपुट विद ओनली पॉजिटिव पल्सेस।
तो हमारे पास आउटपुट पे जो पल्सेज आती हैं वो पॉजिटिव पल्सेज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, डिस्टिंग्विश बिटवीन रूट मीन स्क्वायर एंड पीक वैल्यूज फॉर अ साइनोसाइडल अल्टरनेटिंग करंट। पीक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू में हमने डिफरेंस बयान करना है। सबसे पहले रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को देख लेते हैं। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, जिसको आरएमएस वैल्यू कहा जाता है, रिप्रेजेंट द इक्विवेलेंट डीसी वैल्यू दैट वुड जनरेट द सेम अमाउंट ऑफ हीट इन अ रेजिस्टर एज द एसी करंट विद दैट आरएमएस वैल्यू। RMS value is approximately 70.7% of the peak value। अब पीक वैल्यू और RMS वैल्यू के बीच में एक रिलेशन है, वो है I RMS इक्वल टू I पीक डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 2। ये फार्मूलाज वैलिड हैं अगर यहाँ करंट की जगह वोल्टेज हो तब भी। इसके बरक्स पीक वैल्यू क्या होती है? पीक वैल्यू इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द साइनोसाइडल अल्टरनेटिंग करंट। साइनोसाइडल अल्टरनेटिंग करंट का जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है वो पीक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। Furthermore, it represents the higher current reached during one complete cycle of the waveform. Now comes to the question number 9. What is impedance? How is it is related to resistance, reactance and frequency? Also find its SI unit. Impedance को define करें, ये बताएं ये resistance, reactance और frequency के साथ कैसे related है। लास्ट में impedance की SI unit बतानी है। Impedance is the total opposition offered by an AC circuit to the flow of current and is denoted by Z। तो impedance की डेफिनेशन क्या है? ये टोटल ओपोजिशन है जो AC सर्किट ऑफर कर रहा होता है करंट के फ्लो में, और इसको कैपिटल Z से प्रेजेंट किया जाता है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। Impedance combines both resistance and reactance into a single quantity। Resistance is frequency independent while reactance depends on frequency। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है कि रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, जबकि रिएक्टेंस जो है वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होती है, चाहे कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो या इंडक्टिव रिएक्टेंस हो। ये फार्मूलाज हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस को कैलकुलेट करने के। फर्दर मोर इंपीडेंस इज कैलकुलेटेड एज, इंपीडेंस को कैलकुलेट करने का फार्मूला है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर और इस सारे का अंडर द रूट। अब आप एक्सएल और एक्ससी ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, इनके फार्मूलाज यहाँ लिख दिए हैं, वो यहाँ लिखते हैं तो फर्दर इंपीडेंस को कैलकुलेट करने का ये फार्मूला आ जाता है। और लास्ट में द एसआई यूनिट ऑफ इंपीडेंस इज द ओहम। रेजिस्टेंस की तरह इंपीडेंस की यूनिट भी ओहम होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिएक्टेंस एंड इंपीडेंस। रिएक्टेंस और इंपीडेंस के दरमियान डिफरेंस हमने एक्सप्लेन करना है। रिएक्टेंस क्या होती है? रिएक्टेंस इज द ओपोजिशन टू एसी ड्यू टू इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, जबकि इंपीडेंस इज द टोटल ओपोजिशन टू एसी फ्लो बाय द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस इन अ सर्किट। रिएक्टेंस को कैलकुलेट करने का फार्मूला है x ऑफ l इक्वल टू 2 पाई fn, अगर आप इंडक्टिव रिएक्टेंस को कैलकुलेट कर रहे हैं, जबकि अगर आप कैपेसिटिव रिएक्टेंस को कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसके लिए फार्मूला है x ऑफ c इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 पाई fc। जबकि इंपीडेंस को चूंकि कैपिटल Z से प्रेजेंट किया जाता है और इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर अंडर द रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाई डज अ कैपेसिटर ब्लॉक डीसी बट अलाउ एसी टू पास थ्रू। एक कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक कर देता है जबकि एसी को पास करने देता है, तो इसकी रीजन बतानी है। अ कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी बिकॉज इट कैन नॉट पास स्टेडी करंट बट इट अलाउज एसी ड्यू टू कंटिन्यूस चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। एक कैपेसिटर डीसी को इसलिए ब्लॉक कर देता है क्योंकि ये स्टेडी करंट इससे पास नहीं कर सकता, जबकि एसी को इसलिए अलाउ करता है क्योंकि एसी करंट में कंटिन्यूस चार्जिंग और डिस्चार्जिंग हो रही होती है। एक्सप्लेनेशन है, इन अ डीसी सर्किट आफ्टर द कैपेसिटर इज फुली चार्ज नो मोर करंट फ्लोज बिकॉज द वोल्टेज अक्रॉस इट बिकम्स कांस्टेंट। डीसी सर्किट में जब कैपेसिटर फुली चार्ज होता है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कांस्टेंट हो जाती है, जिसकी वजह से कोई फर्दर करंट कैपेसिटर से पास नहीं कर सकता। इसका मतलब डीसी सर्किट में फ्रीक्वेंसी जीरो होती है। जब फ्रीक्वेंसी जीरो है तो जब आप कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकालेंगे तो 1 डिवाइड बाई 2 पाई एफ सी डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा और 1 डिवाइड बाई जीरो ये आंसर इन्फिनिटी आता है। इसका मतलब रिएक्टेंस इज इनफाइनाइट। नेक्स्ट, इन एसी वोल्टेज changes continuously causing the capacitor to charge and discharge repeatedly allowing alternating current to pass. Now comes to the question number 12. How does the reactance of a capacitor change with an increase in frequency? आपने ये बताना है कि फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज करने से कैपेसिटर की रिएक्टेंस किस तरह चेंज होती है। आया कि फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज करने से ये इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है या वाइस वर्सा केस। द रिएक्टेंस ऑफ अ कैपेसिटर डिक्रीजेस एज द फ्रीक्वेंसी इंक्रीज।
फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज करने से कैपेसिटर की रिएक्टेंस डिक्रीज होती है। अब इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। कैपेसिटिव रिएक्टेंस को कैलकुलेट करने का फार्मूला है x ऑफ c इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 पाई fc। अब इस रिलेशन से देख सकते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी के दरमियान इनवर्स रिलेशन है। इट मींस अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस x ऑफ c जो है वो डिक्रीज कर जाएगी। एक्सप्लेनेशन फर्दर यहाँ पे गिवन है, वो आप पढ़ सकते हैं। नाउ कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन अ कैपेसिटर एंड इंडक्टर। तो वन बाय वन एक्सप्लेन कर लेते हैं बोथ पार्ट्स को। इन ए कैपेसिटर द करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री। कैपेसिटर के केस में करंट वोल्टेज को 90 डिग्री से लीड करता है। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे गिवन है, आप इसको स्टडी कर लें। अगर कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर पार्ट बी को देखा जाए, इन इंडक्टर द वोल्टेज लीड्स द करंट बाय 90 डिग्री, जबकि इंडक्टर के केस में वोल्टेज लीड करती है करंट को 90 डिग्री से। इसी तरह इसकी भी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन गिवन है, इसको आप एक दफा जो है वो गो थ्रू कर लें। नाउ कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 14, जो कि लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। हाउ डज द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर अफेक्ट द करंट थ्रू इट इन एन एसी सर्किट। अब ये बताना है एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस एसी सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा हो उसको किस तरह अफेक्ट करती है। तो इसका आंसर है इन एन एसी सर्किट द करंट थ्रू अ कैपेसिटर इंक्रीज एज द कैपेसिटेंस इंक्रीजेज। एसी सर्किट में कैपेसिटेंस के इंक्रीज करने से जो करंट फ्लो कर रहा होता है कैपेसिटर से वो इंक्रीज करता है। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। करंट इक्वल होता है वोल्टेज डिवाइड बाई एक्सी। एक्सी यहाँ पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। इसको फार्मूला होता है 1 डिवाइड बाई 2 पाई एफसी। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो करंट हमारे पास इक्वल आ जाएगा वोल्टेज इंटू 2 पाई एफसी। अब इस फार्मूला से आप देख सकते हैं करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कैपेसिटेंस के। कैपेसिटेंस के इंक्रीज करने से क्या होगा, जो करंट फ्लो कर रहा होगा कैपेसिटर से वो भी इंक्रीज करेगा। दस अ हायर कैपेसिटेंस अलाउज मोर करंट टू फ्लो फॉर अ गिवन एसी वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपने बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।